हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का 13 चैप्टर, जिसका टाइटल है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो महात्मा गांधी थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा, भारत को आज़ादी दिलाई, बहुत सारे आंदोलन चलाए उन्होंने, एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई, लेकिन किसी भी तरह की हिंसात्मक कार्यवाही जो है गांधी जी ने नहीं की। वो अहिंसा का पालन करते थे। फिर भी उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए और अंत में जो है भारत को 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, उसमें महात्मा गांधी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसी चैप्टर में हम बात करेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है, देश प्रेम की एक भावना होती है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जो है सारे हितों से बढ़कर उसके लिए अपना राष्ट्र होता है। अपने राष्ट्र के लिए जब कोई व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, मर मिटने को तैयार होता है, तो ऐसी भावना को कहते हैं कि भाई उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। तो ऐसी भावना जब किसी व्यक्ति में आती है, तो जब किसी राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है कि देश के, राष्ट्र के सभी लोगों में जो है एकता की भावना लाना, सबको एक साथ लाना, ताकि जो लोग हैं वो अपने देश के हित को जो है सर्वोपरि माने। तो इस तरह की जब भावना किसी व्यक्ति में आती है, किसी राष्ट्र का निर्माण करता है, तो ये कहा जाता है कि भाई एक अकेला व्यक्ति का नाम जो है आ जाता है किसी न किसी देश के पीछे। जैसे हम भारत के राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, महात्मा गांधी का नाम आता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरीवाल्डी, देखिए जब इटली के निर्माण की बात आती है तो हम गैरीवाल्डी को याद करते हैं। गैरीवाल्डी कौन थे? गैरीवाल्डी इटली के एक राजनीतिक थे, एक सैनिक थे। जब इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो इटली को एक करने में, इटली का एकीकरण करने में गैरीवाल्डी ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए जब भी इटली के निर्माण की बात आती है तो सबसे पहले किसका नाम याद आता है? गैरीवाल्डी का। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन, जिस तरह इटली में गैरीबाल्डी, उसी तरह अमेरिका में किसको जाना जाता है राष्ट्र निर्माण के लिए? जॉर्ज वॉशिंगटन को। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे, जब ब्रिटेन के साथ जो है अमेरिका की जो है युद्ध चल रहा था, तो जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने थे, उन्होंने जो है अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी उन्होंने, और वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और इसी तरह अगर हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम को जो है औपचारिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में हो ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं। देखिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर जो है इसी के ऊपर है, वियतनाम, फ्रांसीसियों ने जिसके ऊपर कब्जा कर रखा था। तो हो ची मिन्ह ने वहाँ पर जो है फ्रांसीसियों को भगाने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी तरह किसी न किसी एक व्यक्ति का जो है योगदान हमें ज़रूर मिलता है किसी न किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता के पीछे। इसीलिए जो है भारत की जब स्वतंत्रता की बात आती है तो हम किसको याद करते हैं? महात्मा गांधी को। इसी तरह महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जो है माना जाता है। देखिए, उन्होंने राष्ट्र निर्माण में, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिस तरह की भूमिका निभाई, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्र का पिता। इस अध्याय में हम 1915 से 48 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, 1915 से 1948 के बीच का जो टाइम था, उस समय में गांधी जी ने जो है कौन कौन से यहाँ पर किस तरह आंदोलन चलाए, क्या क्या कार्य किए, उनकी हम बात करेंगे। अब 1915 से 48 के बारे में हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत के लिए। वो 1915 में जो है वहाँ से लौटे थे, और 1915 से लेकर भारत की आज़ादी के बाद 1948 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक जो है उन्होंने जो है बहुत ही आंदोलन किए, बहुत सारे समाज सेवा के कार्य किए। तो उन सब जो है बातों की चर्चा करेंगे हम इस चैप्टर में। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी।
विदेश में 2 दशक रहने के बाद 1915 में वे अपनी गृह भूमि वापस आए। गृह भूमि मतलब जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उनका घर जहाँ था। तो वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जो है भारत वापस आए थे। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। जब वो 2 दशक यानी करीब करीब 20 साल तक जब वो बाहर रहे तो दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादातर समय वो रहे थे। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे। दक्षिण अफ्रीका क्या करने के लिए गए थे गांधी जी? वकालत करने के लिए। बाद में इस क्षेत्र को भारतीय समुदाय के नेता बन गए। लेकिन देखिए, गए तो थे वो क्या करने के लिए? वकील बनने के लिए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वे क्या बन गए? भारतीय जो समुदाय था वहाँ पर, जो अश्वेत लोग थे, उनके लिए वो नेता बन गए थे वहाँ पर। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवेंसन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। एक इतिहासकार हैं, एक लेखक है चंद्रन देवेंसन, उन्होंने कहा था, हम जानते हैं कि भाई जो मोहनदास करमचंद गांधी है उनको किस नाम से जाना गया? महात्मा। तो वो कहते हैं कि भाई सही मायने में वो जो है भारत में नहीं बल्कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने काम किया वहीं पर वो जो है महात्मा बन गए थे। क्या किया था उन्होंने, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में? देखिए, वहाँ पर गोरे और कालों के बीच जो है बहुत भेदभाव होता था। जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, उन लोगों को जो है बहुत कम अधिकार दिए जाते थे। सारे अधिकार जो है गोरों को मिलते थे। तो गांधी जी वहाँ पर बहुत लड़े थे इनके अधिकारों के लिए। तभी से जो है वहाँ के लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए, वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के लिए जो है गांधी जी महात्मा के रूप में जाने गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जाने गए अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। देखिए, सत्याग्रह के नाम से भी हम गांधी को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि गांधी जी जो है सच्चाई के मार्ग पर चलते थे। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह का क्या मतलब था कि भाई जो गोरे और कालों के बीच आप भेद कर रहे हो वो सही नहीं है। सत्य के लिए, सच तो यही है कि वे सभी व्यक्ति समान हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो उन्होंने सत्याग्रह चलाया, इस तरह की जो है उन्होंने अपनी जो टेक्निक लगाई वहाँ पर, उनके लिए वो लड़े। तो ये है कि भाई वहाँ पर ये महात्मा बन गए थे। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया और उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों तथा महिलाओं के प्रति भेद वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। अब वहाँ पर क्या था? ऊंचे नीचे का भेदभाव था। अब भारत में भी जो है ऊंच नीच को जो है बहुत मानते हैं लोग। उस समय पर बहुत ज़्यादा मानते थे। महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था। महिलाओं को किसी तरह के अधिकार नहीं मिलते थे। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में और भारत में भी जो गांधी जी थे उन्होंने इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई थी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए, देखिए वो गए थे 1893 में, वापस लौटे 1915 में। तब के समय से अब जो है ये भारत जो है वह अपेक्षाकृत अलग था। जब गांधी जी यहाँ से गए थे और जब वापस लौटे लगभग 20 साल के बाद, तो ये कहा जाता 18 साल के बाद वो यहाँ आए। तो ये कहते हैं कि जब वो गए थे और आने के बीच में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। जो है बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत अत्याचार करने शुरू कर दिए थे लोगों के ऊपर। बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था। यद्यपि है अभी भी ब्रिटिश उपनिवेश था। देखिए, बदलाव आ गए थे। लोग जो है अपने जो है अधिकारों के प्रति जागरूक भी होने लगे थे। लेकिन फिर भी भारत जो है ब्रिटिश उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है किसी क्षेत्र के अधीन। जो भारत था वो ब्रिटेन के अधीन था उस समय पर। लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी सक्रिय हो गया था। देखिए, उनके अधीन बेशक था लेकिन राजनीति में सक्रियता आ गई थी। अब लोगों को एहसास होने लगा था कि भाई हमें अपने अधिकारों के बारे में जो है बात करना चाहिए। हमें जो है ये ब्रिटिशर जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो बहुत सारे बदलाव आ गए थे यहाँ पर। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। देखिए, उस समय पर जो है जो कांग्रेस है उसकी स्थापना हो गई थी। अब जो कांग्रेसी थे वो क्या करते थे, वो ब्रिटिशर्स को जो है अपनी मनमानी करने से रोकते थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्यम वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। और 1905 से 1907 में जो स्वदेशी आंदोलन थे
उसमें भी जो है मध्यम वर्ग के लोग थे, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, बेशक वो अमीर नहीं थे लेकिन वो पढ़े लिखे थे, उनको जो है अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया था। तो वो इस तरह की जो है आंदोलनों की अपील करने लगे थे कि भाई जो लोग हैं उनको जागरूक करें कि किस तरह से हम जो है इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाएं, अपने जो है भारतीय जो स्वतंत्रता है उसको हासिल करें। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। अब ये जो आंदोलन हो रहे थे तो कुछ नेता भी उभर कर हमारे सामने आए, क्योंकि कुछ ना कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी क्रांति होती है तो उसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ जरूर होता है, मतलब एक सफल नेतृत्व जरूरी होता है। तो बहुत सारे नेता हैं जो महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे, बंगाल के विपिन चंद्र पाल थे और पंजाब के लाला लाजपत राय। ये तीनों लाल बाल पाल के जो है नाम से जाने जाते थे। इन तीनों का जोड़ संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है। देखिए महाराष्ट्र में किसने जो है नेतृत्व किया इन आंदोलनों का? बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल में विपिन चंद्र पाल ने और पंजाब में लाला लाजपत राय ने। तो इनके जो है नाम जो है ये किस नाम से जाने गए तीनों? लाल बाल पाल के। ये माना जाता है कि भाई ये उग्रवादी नेता थे। देखिए दो तरह के नेता उस समय में हमें देखने को मिलेंगे, एक उग्रवादी, एक उदारवादी। उग्रवादी वो नेता थे जिनको पता था कि चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें, जो ब्रिटेन की जो सरकार है वो हमारे हितों के लिए कुछ भी नहीं करने वाली। अगर हमें अपने अधिकार लेने हैं इनसे तो हमें इनसे लड़कर ही लेने पड़ेंगे, मतलब ये सरकार का विरोध करते थे। अब जो उदारवादी थे उनका मानना क्या था? उदारवादी नेता हुए हैं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये लोग क्या मानते थे? ये मानते थे कि भाई हम प्यार से जो है आराम से सरकार से जो है रिक्वेस्ट करके अपने काम निकलवा सकते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो कहाँ इतने आसानी से मानने वाली थी। वो इस तरह जो है काबू में नहीं आती थी। जो उदारवादी थे वो बेशक जो है प्यार से उनसे बात करते थे लेकिन वो उनके जो है कोई भी काम नहीं करती थी। तो दो रूप हमें नेताओं के देखने को मिले, एक उग्रवादी, एक उदारवादी। तो जो ये लाल बाल पाल हैं ये उग्रवादी नेताओं के जो है रूप में जाने गए। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया। देखिए लड़ाकू विरोध का समर्थन मतलब कि भाई हमें लड़कर ही अपने अधिकार इनसे लेने हैं अंग्रेजों से। वहाँ उदारवादियों का एक समूह था। उदारवादी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो प्यार से जो है प्रेम से काम करवाने के जो है विचार रखते हैं। एक क्रमिक लगातार प्रयास, वो कहते थे कि भाई हम बार बार जो है प्रयास करते रहें, कभी ना कभी तो हमारा काम हो ही जाएगा, रहने का विचार का हिमायती था। इन उदारवादियों ने गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। उदारवादी जो आंदोलन थे उनमें कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कहा जाता है कि ये गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी इनको बहुत मानते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे मुस्लिम जो समुदाय के जो नेता थे वो। तो ये लोग मानते थे कि भाई हम आराम से भी जो है इनसे जो है प्यार से रिक्वेस्ट करके धीरे धीरे प्रयास करके अपने काम करवा सकते हैं। जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? गुजराती मूल के जो है लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को एक वर्ष भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने जब गांधी जी यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कहा? आए नहीं थे, जब वो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ही वकालत कर रहे थे तब क्या कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने कि आप एक बार भारत आओ, 1 साल के लिए यहाँ आओ और यहाँ के हालात देखो, जिससे कि इस भूमि और इनके लोगों को जान सको, ताकि जब आप यहाँ आओ तो यहाँ के लोगों के बारे में जान सको कि भाई किस तरह से ये लोग अपने अधिकारों के लिए जो है जूझ रहे हैं इस समय में। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। अब गांधी जी सबसे पहले किसी भी सार्वजनिक जो है जगह पर कब देखे गए? फरवरी 1916 में, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर एक हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था। तब गांधी जी पहली बार जो है सार्वजनिक तौर पर बाहर आए थे। इस समारोह में आमंत्रित
व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान से बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। अब गांधी जी के अलावा और वहाँ पर कौन कौन था? राजा थे और मानव प्रेमी। राजा और मानव प्रेमी मतलब ये वे लोग थे जो अमीर थे, जिनके पास पैसा था, जो अंग्रेज़ों का साथ देते थे। अब जो है जिन्होंने बहुत सारा जो है दान दिया और बनारस विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई उनके पैसे से। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कुछ कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे। देखिए, एनी बेसेंट जो थी, उनका जन्म तो हुआ था यूके में, इंग्लैंड में, लेकिन वो जो है बहुत भारत प्रेमी थी। उनको जो है महिलाओं का अधिकारों की वो रक्षा करना चाहती थी। भारत से उनको बहुत प्रेम था और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी। हालांकि जो गांधी जी थे वो अपेक्षाकृत अज्ञात थे। मतलब कि भाई गांधी जी नए नए जो है बाहर से आए थे, ज़्यादा लोग उनको जानते नहीं थे, तो मतलब वो अज्ञात थे उस समय तक यहाँ पर। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। अब इस उद्घाटन में गांधी जी को क्यों बुलाया गया था? क्योंकि भारत में तो देखो उनको ज़्यादा लोग जानते नहीं थे भाई, ऐसा कुछ उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला था, कुछ ऐसा कार्य नहीं किया था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ जो भी काम किए थे, तो वहाँ पर वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। उसी प्रतिष्ठा के कारण जो है यहाँ पर इस उद्घाटन में उनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। अब उस उद्घाटन में क्या होता है, जब गांधी जी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर, गरीब और इस तरह के जो लोग थे उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो विशिष्ट वर्ग था ना, जो अमीर लोग थे वहाँ पर, जिन्होंने खूब दान देकर जो है बनारस विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी, और उस समय वे लोग वहाँ उपस्थित थे, उनको आड़े हाथों लिया मतलब उस भाषण में उनको जो है खरी खोटी सुनाई गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित ही अत्यंत शानदार है। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने जो है दान दिया, जो है बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, ये अच्छी बात है, किंतु उन्होंने वहाँ धनी व सब जनों की उपस्थिति और लाखों गरीबों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता जो है प्रकट की। उन्होंने लेकिन वो कहते हैं कि भाई मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं वे सारे जो है पैसे वाले हैं। यहाँ पर कोई गरीब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोई गरीब लाचार। भाई जो भी लोग हैं वो सारे पैसे वाले हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई आप लोग तो गरीब और अमीर के बीच बहुत भेदभाव करते हो। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतन की भलाई में ना लगा दें। अब गांधी जी अपने भाषण में क्या कहते हैं? वे विशेष सुविधा प्राप्त, भाई जो अमीर थे उनको सुविधाएं प्राप्त थी अंग्रेज़ों से। वो कहते हैं कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो सकता, जब तक आप अपने आप को इन अलंकरणों का मतलब क्या है, जो अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उनको उपाधियां हैं। देखिए, जो अंग्रेज़ थे वो जो भी अमीर लोग थे उनको जो है अपने समर्थन लेने के लिए क्या करते थे, उपाधियां, पदवियां देते थे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने सर की उपाधि दी थी, बाद में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वो उपाधि लौटा दी थी। तो भाई वो कहते हैं कि जब तक आप ये ऐसी उपाधियां लेते रहेंगे, अंग्रेज़ों के चमचे बने रहेंगे, जब तक आप लोग जो है भारत को आज़ाद नहीं करा सकते और इन्हें भारत में अपने हम वतन की भलाई। वो कहते हैं कि अब आप जो भी कार्य कर रहे हो वो आपको किसके लिए करना है? अपने भारत देश की भलाई के लिए। वे कहते थे कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं जब तक किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं और अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। वो कहते हैं कि हमारे लिए स्वशासन, कि भाई स्वशासन का मतलब क्या है? खुद के ऊपर, अपने ऊपर स्वयं शासन करना। कहते हैं कि जब तक कोई अभिप्राय नहीं इस चीज़ का, जब तक कि भाई जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ कौन ले रहे हैं? उसका लाभ ले रहे हैं अंग्रेज। वो कहते हैं कि इस स्वशासन का कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं, जब तक कि उनका लाभ उन गरीब और किसान और मजदूरों को ना मिले। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही संभव हो सकती है, ना तो वकील ना जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं।
अब गांधी जी किसानों के हक की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम इन किसानों की भलाई के बारे में सोचेंगे। जब तक हम वकील, जमींदार और बड़े जागीरदार हैं इनकी भलाई के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक हमें जो है स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वे लोग तो अंग्रेजों के चमचे हैं, उन्हें तो पैसा चाहिए। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों के व्यवहार में लाने का अवसर मिला। अब गांधी जी को क्या हुआ कि भाई देखिए, मौका मिल गया कि किस तरह से वो जो है अपने देश के लिए काम करें। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। अब दिसंबर 1916 की बात है कि लखनऊ में एक वार्षिक कांग्रेस का जो है सम्मेलन चल रहा था। तो वहाँ पर बिहार के चंपारण जिले से एक किसान आया जिसने गांधी जी को बताया कि किस तरह से जो है नील की जो है खेती वहाँ पर होती है, लेकिन उस खेती के पीछे जो है कितना अत्याचार जो अंग्रेज हैं वो जो है भारतीयों का कर रहे हैं कि भाई जो है नील की खेती करवाते हैं और फिर क्या है, धीरे धीरे जो है उनकी ज़मीन की जो है उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है और जो है वो उनको बहुत ही कम पैसा देते हैं, उसका नील को जो है बाहर जो है निर्यात कर देते हैं। तो इस तरह से उनके जो अत्याचारों की बात जब गांधी जी ने सुनी, तब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब उनको जो है उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो आंदोलन करेंगे। पहला अपना आंदोलन जो है गांधी जी ने किया वो था असहयोग। असहयोग की शुरुआत और अंत किस तरीके से हुई वो हम देखेंगे। 1917 का अधिकार समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारों की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उगाने की आज़ादी दिलाने में बीता। अब देखिए 1916 के अंत की बात है जब जो है गांधी जी अवगत हुए इन सारी चीज़ों से कि भाई किस तरह से जो अंग्रेज हैं वो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो 1917 का जो उनका टाइम था वो किस में बीता? किसानों के लिए काश्तकार, काश्तकार क्या होते हैं? खेतीहर मजदूर। तो उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जाए, उन्हें जो है नील की खेती जो है करने के लिए फोर्स ना करके अपनी पसंद के जो भी वो फसल उपजाना चाहते हैं, इस तरह की जो है आज़ादी उनको मिले। तो इन सारी चीज़ों में ही जो गांधी जी जो है पूरे साल उलझे रहे। अगले वर्ष 1918 में गांधी जी गुजरात में अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। अब 1918 में गांधी जी ने जो है गृह राज्य गुजरात, क्यों? क्योंकि गुजरात पोरबंदर में जो है गांधी जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर कुछ अभियान उन्होंने चलाए। वो क्या थे? सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विभाग में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। देखिए जो अहमदाबाद में खूब जो है मिलें थी कपड़े की, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मिलें थी सबसे पहले गुजरात में ही लगाई गई थी, सूरत में, अहमदाबाद में। तो वहाँ पर जो कपड़े की मिल में काम करने वाले मज़दूर थे उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उनसे जो है कई अपने जो है नियत समय जो उनका होता था उससे ज़्यादा समय से काम करवाया जाता था, कोई भी सुविधा उन्हें नहीं दी जाती थी, बहुत बुरे हालात में उन लोगों को रखा जाता था। तो गांधी जी वहाँ गए और उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया। उन लोगों को जो है मजदूर, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उनका विरोध किया और कहा कि भाई जो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं उनको सुविधाएं प्रदान की जाएं। और इसी तरह इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट हो जाने पर, देखिए गुजरात में जो है खेड़ा जिला, वहाँ पर फसल चौपट हो गई थी, मतलब उस समय 1918 में जो है फसल खराब हो गई थी। तो राज्य से किसानों को लगान माफ़ करने की मांग की। तो उन्होंने जो है जो राज्य के अधिकारी थे उनसे मांग की कि भाई इनकी फसल खराब हो गई है किसानों की, तो इनका जो लगान है, जो टैक्स है, जो कर है, वो माफ़ कर दिया जाए। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक राष्ट्रवादी के रूप में उभरे। तो यहीं से जो गांधी जी है वो एक राष्ट्रवादी के रूप में जो है सामने आए लोगों के कि भाई किस तरह से वो जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, किसकी बात करें हम? गांधी जी की। भाई वो गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे, उनके लिए काम करते थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक और मुद्दा डाल दिया जिससे कि वो अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे।
अब 1919 में क्या हुआ, एक साल बाद 18 के, कि भाई कुछ ऐसा नया मुद्दा मिल गया गांधी जी को। वो क्या था 1919 का मुद्दा? रोल्ट एक्ट का, एक काला कानून जो अंग्रेज यहाँ पर लेके आए थे, जिससे जो है गांधी जी बहुत निराश हुए उस कानून से। उनको जो है गुस्सा आया और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया उसके खिलाफ। 1914 से 1918 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। देखिए 1914 और 1918 में हम कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं? प्रथम विश्व युद्ध की। जब यह युद्ध चल रहा था तो भारत में अंग्रेजों ने क्या किया? प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कोई भी किसी तरह की जो है मीडिया जो है कवरेज नहीं होती थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। चाहे जो है कोई किसी भी तरह का अत्याचार जो है लोगों पर होता रहे, मीडिया में अखबारों में जो है ये चीज़ें नहीं छपती थी। तो जो है इससे गांधी जी इससे भी बहुत जो है निराश थे और उन्होंने जो है एक आंदोलन खड़ा किया। और दूसरी बात क्या थी कि बिना जांच के कारावास। ये क्या था कि भाई रोल्ट एक्ट जब आया 1919 में, तो उसमें ये था कि किसी के ऊपर भी अगर आपको शक होता है, आपको लगता है, अंग्रेज़ों को लगता है कि कोई भी विद्रोही गतिविधि कर सकता है, तो बेशक चाहे उसने वो काम किया भी ना हो, सिर्फ शक के ऊपर ही उसके है गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना मुकदमा चलाए। मतलब उसको अपनी बात रखने की भी इजाज़त नहीं थी, ना उस पर कोई मुकदमा चलाया जाएगा और सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह का जो एक्ट था, जो कानून था, उसको भारत में काला कानून कहा गया और लोगों ने जो है इसका खूब विरोध भी किया था। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। यही कि भाई किसी को भी पकड़ो, जिसको भी आपको लगता है कोई विद्रोही काम कर रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो प्रतिबंधित कर दो और जो है उनको जो है उठा के जेल में डाल दो। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रोल्ट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। अब जो उत्तर और पश्चिमी भारत के जो ज़्यादातर एरिया था, तो गांधी जी ने क्या कहा उस एक्ट के, रोल्ट एक्ट के खिलाफ, कि भाई जो है हड़तालें शुरू कर दी, दुकानें बंद कर दी। तो ऐसा क्या हुआ कि पूरे भारत में ऐसा लग रहा था कि भी जीवन ठहर सा गया है। और सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ देखने को मिला? पंजाब में, जहाँ बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेज़ों के पक्ष में सेवा की थी और अब वे अपनी सेवा के बदले इनाम की अपेक्षा कर रहे थे। देखिए सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में क्यों देखने को मिला? क्योंकि पंजाब के जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया था? अंग्रेज़ों की मदद की थी प्रथम विश्व युद्ध में। अब वो सोच रहे थे कि भाई आपको तो जो है अंग्रेज़ खुश होंगे हमारी सेवा से और हमें इनाम देंगे, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में उन्हें मिला रोल्ट एक्ट, एक काला कानून, जिसके बल पर जो है किसी को भी पकड़ के वो जेल के अंदर डाल देते थे। तो इससे जो लोग थे वो काफ़ी खपा थे, तो उन्होंने पंजाब में वहाँ पर ज़्यादा इसका विरोध किया था। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया। जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? गांधी जी को ही पकड़ के जो है जेल में डाल दिया था। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया। अब कांग्रेस के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई और अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुंच गई थी। देखिए बहुत ज़्यादा जो है पंजाब में हमने देखा कि वहाँ पर स्थिति और ज़्यादा जो है तनावपूर्ण थी। मतलब वहाँ विद्रोह ज़्यादा कर रहे थे लोग। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया? 13 अप्रैल 1919 की बात है, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। वहाँ पर जो है एक बड़े से पार्क में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी के त्यौहार के लिए। तो वहाँ जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे, उन्होंने जो है क्या किया कि शहर में मार्शल लॉ जो था वो लागू करवा दिया। लोगों को उसकी खबर ही नहीं थी कि भाई शहर में इस तरह जो है मार्शल लॉ लागू किया गया है। वो वहाँ पर इकट्ठा होकर अपना त्यौहार जो है मना रहे थे। वो जो पार्क था उसका एक ही गेट था एंट्री का, बाहर वो लोग जा नहीं सकते थे। तो जनरल डायर ने क्या किया? अपनी सेना वहाँ पर लेके आए और जो गेट था वहाँ से जो है पूरे जो जो पार्क था उसको घेर लिया और जो है अंधाधुंध वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी। बहुत सारे लोग वहाँ पर, लगभग 400 लोग वहाँ पर मारे गए, निहत्थे थे वो। क्यों? क्योंकि उनको तो भाई किसी तरह की ऐसी आशंका थी नहीं, वो तो अपना त्यौहार मना रहे थे। तो ये जब इस तरह का जो खून खराबा जो हुआ पंजाब में,
तो जो लोग थे, जो महात्मा गांधी थे, जो राष्ट्रवादी थे, वो और ज़्यादा भड़के और उन्होंने जो है एक आंदोलन करने का फैसला लिया। उसके बाद कौन सा आंदोलन चलाएंगे गांधी जी? असहयोग आंदोलन। इसकी सफलता से उत्साहित, अब जो है रोल्ट एक्ट था वो जो है उसका जो है खूब जो है लोगों ने विरोध किया। लोग जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो है गांधी जी के साथ आ गए थे। तो अब गांधी जी इस बात से उत्साहित थे कि भाई अगर मैं कोई आंदोलन चलाता हूँ तो मुझे जो है भारी मात्रा में जन समर्थन मिलेगा। तो इसी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के लिए असहयोग अभियान की मांग कर दी। अब असहयोग आंदोलन है क्या? असहयोग आंदोलन का मतलब था कि हमें किसी भी तरीके से जो अंग्रेज हैं उनको जो है सहयोग नहीं देना। हमने क्या करना है कि उनके द्वारा जो बनाई हुई वस्तुएं हैं, चाहे वो बाहर से लाकर जो कपड़े बेचते हैं वो नहीं खरीदने। हमने जो है उनके द्वारा जो उपाधियाँ दी गई हैं जो अमीरों को, उनको वापस लौटाना है। उनकी नौकरियां हमें नहीं करनी। उनके द्वारा बनाए गए स्कूल कॉलेजेज हैं उनमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो मतलब असहयोग करना था। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे उनसे आग्रह किया कि वे स्कूल कॉलेजेस न्यायालय न जाएं, कर न चुकाएं। तो जो उपनिवेशवाद, मैंने बताया आपको कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी बाहर देश का या बाहर के क्षेत्र का कि जो कुछ लोग यहाँ पर अपने किसी क्षेत्र में आते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो अब गांधी जी कह रहे हैं कि जो भी इस उपनिवेशवाद का मतलब ब्रिटेन उपनिवेशवाद जो था उसका खात्मा करना चाहते हैं तो ना तो उनके स्कूलों में पढ़ाई करें, ना उनके कॉलेजों में जाएं, जो न्यायालय हैं उनमें जो है वकालत ना करें और ना ही उनको टैक्स दे कर चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी संबंधों का पालन न करने को कहा कि भाई किसी भी तरह का तुम्हें जो है इनके साथ सहयोग नहीं करना, इनका जो है असहयोग करना है। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया गया तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अब गांधी जी कहते हैं कि अगर ये असहयोग आंदोलन हमारा सफल हो जाता है तो हम 1 साल के भीतर स्वराज का मतलब होता है स्वयं का शासन, अपना राज, मतलब किसी भी बाहरी शक्ति का ना होकर अपने देश का शासन, वो जो है हम प्राप्त कर लेंगे। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ जो है मिला लिए। अब उन्होंने किसका हवाला दिया? खिलाफत आंदोलन का, जहां तुर्की का जो शासक था कमाल अतातुर्क, उसके द्वारा जो इस्लामवाद को समाप्त किया गया था, तो उसके जो खलीफा की जो पुनर्स्थापना की जो मांग कर रहे थे तुर्की के जो शासक हैं, उसको बोला गया था खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने भी कहा कि हम भी जो है इसी तरह से आंदोलन चलाएंगे और अपने स्वराज के लिए हम लड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।